ये भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही कालानी परिवार, पप्पू कालानी, ज्योति कालानी, ओमी कालानी या हम जो भी हैं उनके खिलाफ बोलने पर ही टिका हुआ है। पहले कहा गया कि दारू विक्रेता है, दारू बेचने वाला है, दारू के धंधे वाला है। पूरे शहर को मालूम है ये जो भी केसेस है, मर्डर केसेस है, वो किस कारण हुए, क्या हुए। अब तक भारतीय जनता पार्टी की वही तूती चालू है, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल, माफिया माफिया, गुंडा गुंडा गुंडा। जेल के अंदर अपक्ष रह के पूरे विश्व में कोई जीता है लगातार 2 बार तो वो सुरेश बुदरमल पप्पू कालानी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर शीतल हरचंदानी के बाद कभी भी चुनकर नहीं आई है। कुमार अलानी जी बोल पाएंगे साहब कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली तो मैं पक्ष लड़ूंगा? मेरा सवाल नहीं बोल पाएंगे। 2004 में कैसेट बेचने वाला जिसके ऊपर 50 लाख रुपया कर्जा था छोटे छोटे बैंकों का और बाकी चीजों, आज 500 करोड़ का मालिक कैसे बना? अरे यार नीरज यार, मैं कसम से बोल रहा हूं, तुम ये तो पूछो ही मत। पब्लिक को पूछते हैं गोल मैदान का रोड किसके कार्यकाल में बना? तो कुमार अलानी जी, आमदार जी, मैं आप चैनल के आपके माध्यम से बोलता हूं, मैं तैयार हूं। आधी रात को बोलिए, सवेरे बोलिए, अमृत वेला पे बोलिए, रात को देर रात को बोलिए, कभी भी बोलिए, मैं आपके तैयार हूं। अगर पब्लिक ने पप्पू कालानी का नाम लिया तो क्या कुमार जी क्या हारेंगे? पप्पू कालानी जी के पास क्या विजन है, ये कैसा सवाल है? 855 का मुद्दा तो ये विजन पप्पू कालानी का था। क्या मैं बोलूं कुमार जी को, मैं क्या बोलूं? आज पप्पू कालानी के पास पूरी शहर की ब्लूप्रिंट रेडी है। उसी पप्पू कालानी का बेटा जूनियर कालानी एक विजन लाता है कि यहाँ से एलिवेटेड रोड जाना चाहिए। कुमार जी, आप जनता के जख्मों पे नमक नहीं तेजाब डाल रहे हैं ये बोलकर कि 2000 करोड़ के वर्क ऑर्डर है। बोल रहे खड्डे कहां है शहर में? ओमी को खड्डे कहां दिख रहे हैं? ओमी 5 बजे उठता है। एक नहीं, मेरे ऊपर 22 केसेस है, मेरे पिताजी के ऊपर 54 केसेस है। युवराज बदाने को पप्पू कालानी ने मारा, केस हुआ। युवराज बदाने कौन था भाई? जो जिस भाषा में समझता है कालानी परिवार, हम लोग उसको उस भाषा में समझाते हैं। जैसे राजेश बद्रा ने कहा कि ओमी कालानी ने मेरे से 50 लाख की खंडरी मांगी। भैया क्या हुआ वो केस का? केसेस है ना, कौन ना बोलता है? मेरे ऊपर भी है, ओमी के ऊपर भी, सबके ऊपर है। बगैर किसी राजनीतिक सपोर्ट के रह के 5 बार कालानी परिवार को आमदार बनाया है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज होती जा रही हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में उल्लासनगर के विद्यमान आमदार कुमार अलानी ने उल्लासनगर के पूर्व आमदार पप्पू कालानी, टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष ओमी कालानी और समस्त टीम ओमी कालानी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता मनोज लासी ने कुमार अलानी के हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है। क्या कहना है मनोज लासी का, ये तो आपको सुनाएंगे ही। साथ ही साथ जो कुमार अलानी ने एक निजी चैनल पे टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता मनोज लासी, कमलेश निकम, पूर्व आमदार पप्पू कालानी और ओमी कालानी को ये चुनौती दी है कि वे डिबेट करने को आ जाएं। कुमार अलानी डिबेट करने के लिए तैयार है। इसी बात को स्वीकारते हुए मनोज लासी ने चुनौती स्वीकार की है और हर दिन अग्निपथ के माध्यम से उसने कुमार अलानी को कहा है कि मनोज लासी पूरी तरह से तैयार है डिबेट के लिए। अब हम हर दिन अग्निपथ के चैनल के माध्यम से कुमार अलानी को कहना चाहते हैं कि कुमार अलानी जब चाहे जहां चाहे हमसे संपर्क कर सकता है और ये तय करे कि आखिर ये डिबेट रखना कहाँ है। हर दिन अग्निपथ चैनल इस पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ ये लाइव टेलीकास्ट दिखाएगी और जनता फैसला करे कि दोनों नेताओं में से कौन सा नेता सही है। मनोज जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत है। आयो लाल कयो झूलेलाल, झूलेलाल, बेड़ा ही पार, बेड़ा ही पार। मनोज भाई, आमदार कुमार अलानी ने इस बार टीम ओमी कालानी के अध्यक्ष ओमी कालानी के ऊपर और पूरे कालानी परिवार के ऊपर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं। उनमें से सबसे पहले तो उन्होंने कहा है ओमी कालानी वो नींद से उठा क्या? 4 बजे नींद से उठता है, 5 बजे का महानगर पालिका बंद हो जाती है, उसे खड्डे दिखे कब? कौन ओमी कालानी ने ऐसा बोला है? ओमी कालानी निकला क्या? कभी घर से बाहर निकला? कहाँ पे उसके घर के आसपास में खड्डे हैं क्या? कहाँ पे उन्होंने खड्डे देखे? मुझे तो ताज्जुब लग रहा है। नीरज, आप कह रहे हो कि आज कुमार अलानी ने कहा है या आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही
कालानी परिवार, पप्पू कालानी, ज्योति कालानी, ओमी कालानी या हम जो भी हैं काम करते हैं उनके लीडरशिप में, उनके खिलाफ बोलने पर ही टिका हुआ है। मैं वर्तमान की बात करूं, पास्ट की बात करूं, जब से उल्लासनगर की राजनीति में शीतल हरचंदानी जी के सामने पहली बार 1990 में एक युवा 39 साल का पप्पू कालानी, सुरेश बुद्दरबल पप्पू कालानी, जो उस वक्त के अपने लाखों रुपए एक दिन के कमाई के व्यवसाय को छोड़कर शहर के हालात को उन्होंने देखा था। किस प्रकार से गुंडागर्दी थी, किस तरह से जबरन लोगों के प्लाट हड़पे जा रहे थे, किस तरह से माओ बहनों को सेफ नहीं होती थी, किस तरह से व्यापार करने वाले लोग असहाय थे, डर के साए में, माफिया के साए में रहते थे। पप्पू कालानी की युवा राजनीति में आया, व्यापार छोड़कर, धंधा छोड़कर, तब से लेके भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ बोलना चालू किया। पहले कहा गया कि दारू विक्रेता है, दारू बेचने वाला है, दारू के धंधे वाला है, ये राजनीति में आएगा तो ऐसे चलन करेगा, ऐसे होगा। उन सब धाराओं को फिर किसी कारण पप्पू कालानी के ऊपर इल्ज़ाम लगे, मर्डर केस के इल्ज़ाम लगे, बाकी केसेस हुए, पूरे शहर को मालूम है ये जो भी केसेस है, मर्डर केसेस है, वो किस कारण हुए, क्या हुए। शहर को ऐसे असामाजिक तत्वों से निकालने के लिए, विशेष सिंधी समाज को ऐसे असामाजिक तत्वों से निकालने के लिए, ऐसे जबरन वसूली करने वालों से निपटने के लिए पप्पू कालानी जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे थे। उन इल्ज़ामों के तहत वो टाड़ा के तहत गिरफ्तार हुए, पहले 9 साल तक, फिर साढ़े 10 साल तक। आज वो सब कुछ छोड़ के, ख़त्म करके अपने परिवार के साथ, अपने शहर के लिए अपने सोच रहे हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी की वही तूती चालू है, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल, माफिया माफिया, गुंडा गुंडा गुंडा। जबकि उनको ये नहीं मालूम है, उन बेचारों को ये नहीं मालूम है, ये जो बीन, ये जो ढोल वो बजा रहे थे, इतने सालों से बजा रहे हैं, जनता ने कभी उनको सरोकार नहीं दिया, कभी उनकी नहीं सुनी। जनता की नज़र में पप्पू कालानी परिवार क्या है वो मालूम है, जिसका प्रमाण, जिसकी पोछ पावती जेल के अंदर अपक्ष रह के पूरे विश्व में कोई जीता है लगातार 2 बार, तो वो सुरेश बुद्दरबल पप्पू कालानी है। तो आज नहीं कह रहे वो, आपने कहा आज कह रहे हैं कि आज नहीं कह रहे, वो तो इतने सालों से कह रहे हैं। उनको जनता ने इस बात का जवाब वोटों के माध्यम से हर बार देती है। और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के कुमार इलानी अगर चुनकर आए हैं, एक बार 2009 में जब चुनकर आए थे वो स्वर्गीय साईं बलराम जी के आशीर्वाद थे और जीवन इंदानी की साईं पार्टी की मदद से चुन के आए थे। दूसरी बार 2019 में चुन के आए थे तो उसमें कुछ कालानी के ऐसे लोग जो नाराज थे उनसे और शिवसेना पार्टी की मदद से चुन के आए थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर शीतल हरचंदानी के बाद कभी भी चुनकर नहीं आई है। और वो क्या आज बोल रहे हैं, आज नहीं, वो सालों से बोलते हैं। जनता को उन बातों से कोई सरोकार नहीं है। जनता को कालानी पर पप्पू कालानी, ओमी कालानी, ज्योति कालानी क्या है सब मालूम है। मनोज जी, जैसे अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष है, जैसे ओमी कालानी ने हाल ही में एक घोषणा की थी कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिलती है तो वे चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, अगर नहीं मिलती है तो अपक्ष भी लड़ेंगे। क्या ऐसा बलबूता और किसी पार्टी के नेता में या भारतीय जनता पार्टी के नेता में आपको दिखता है कि वो डंके की चोट पे बोल दे कि हाँ अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है? यानी मेरे कहने का मतलब है जनाधार से है, कालानियों के अपने जनाधार पे इतना भरोसा होगा, शायद इसलिए ओमी कालानी जी ने इतना गर्व से, इतने विश्वास से कहा होगा। नीरज, पूरे शहर में क्या, पूरे महाराष्ट्र में कालानी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने कर्मों से कार्य करता है, कर्मों पे विश्वास करता है, अपने किए हुए कार्यों पे वोट मांगता है। बाकी के लोग धर्म के नाम पे मांगते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में मांगते हैं, प्रांतवाद की राजनीति के नाम से। उल्लासनगर का कालानी परिवार है जो कभी पक्षपात की राजनीति नहीं करके शहर के विकास की, शहर की सुरक्षा के ऊपर वोट मांगता है और जनता देती है। मैंने कहा ना, 2 बार गलती से बीजेपी जीती है यहाँ पर। 2009 में कुमार इलानी जी, एक बार साईं बलराम के आशीर्वाद से, जीवन इंदानी के आशीर्वाद से, और एक बार शिवसेना के आशीर्वाद से, नहीं तो आज तक नहीं जीती है। रही बात के किसी में दम है तो मैं बोलता हूँ कुमार इलानी जी, आज उनके पक्ष के लोग, प्रदीप रामचंदानी जी, जमनू पुटवानी जी, महेश सुखरामनी जी, राजेश वद्रा जी, राजू जग्यासी जी, संजय सिंह जी और उनके मित्र पक्ष भगवान बालेराव जी, भरत गंगोत्री जी, सब लोग टिकट मांग रहे हैं महायुति से। भगवान बालेराव जी तो राष्ट्रवादी हमारे पक्ष से टिकट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अपना पक्ष छोड़ने को तैयार हूं, कि मैं आने को तैयार हूं, मुझे टिकट दे दो। उनकी मीटिंगें चालू हुई है, वो तो ठीक है, भविष्य बताएगा उनका क्या होता है। पर मैं आता हूं अब भारतीय जनता पार्टी और इनके ऊपर, तो इनमें कितना मादा है
ये बोले, अगर कुमार इलानी जी बोल पाएंगे था कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली तो मेरा मैं सवाल पक्ष लड़ूंगा, मेरा सवाल नहीं बोल पाएंगे। कुमार इलानी जी को अगर टिकट नहीं मिली तो कुमार इलानी जी बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो धंधा व्यापार करेंगे। आज भी राजनीति के माध्यम से कहीं ना कहीं वो धंधे को अपने मजबूती देते हैं, धंधा ही बढ़ाते हैं। ओमी कालानी जी हमारे नेता ने कहा 2004 में कैसेट बेचने वाला जिसके ऊपर 50 लाख रुपया कर्जा था छोटे छोटे बैंकों का और बाकी चीजों, आज 500 करोड़ का मालिक कैसे बना? चलो वो शोध का विषय है, जनता को मालूम है क्या बना कैसे बना। क्या प्रदीप रामचंद्रानी जी ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली तो मैं अपक्ष लड़ूंगा? क्या जमनू पुरसानी जी ऐसा बोल सकते हैं? क्या बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आजकल बड़े टाई फाई सूट बूट में घूमते हैं वो बोल सकते हैं कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली तो मैं अपक्ष लड़ूंगा? कोई नहीं बोल सकता। यानी आपके कहने का परिवार बोलता है। क्यों बोल पाता है? क्योंकि ये पब्लिक जो जनता है उनके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है। और आज शहर में जो एनडीए गवर्नमेंट थी, शहर के हालात हैं उनको देखते हुए आज जनता परिवर्तन चाहती है। जनता एक युवा नेतृत्व को अपने शहर में बागडोर देना चाहती है और जनता ने, युवा वर्ग ने, महिलाओं ने, व्यापारियों ने, दुकानदारों ने लगभग मन बना दिया है। इंतजार है चुनाव की घोषणा का। कुमार इलानी ने एक और आरोप लगाया, हालांकि उनकी जो भाषा थी वो काफ़ी अभद्र थी। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है कि ओमी कालानी या उसके बाप यानी पप्पू कालानी जी के लिए, ज्योति भाभी के लिए भी उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से बात कही। जो भी है, उन्होंने कोई भी एक काम वो बोल रहे थे, ऐसे काम मुझे दिखाए। मुझे बताइए ओमी कालानी, तुमने शहर के लिए क्या किया? आज तुम्हारा बाप को आके इधर 3 साल हो गया जेल से आके, 3 साल में क्या काम किया उसने पप्पू कालानी ने? मैं भी काम लेके बैठता हूँ। नीरज यार, मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम ये तो पूछो ही मत। तुम आए थे मेरे से इंटरव्यू लिया था, तुमने कहा था राज असोरकर बोलता है पप्पू कालानी एक काम पूरे शहर में दिखाया उसने अपने कार्यकाल में किए हैं। मैंने तुम्हारे चैनल के ऊपर उसको चैलेंज किया था कि राज असोरकर जी आप मेरे मोटरसाइकिल पे मेरे साथ बैठे पीछे वाली सीट पर, मैं उन्होंने एक बोला था, मैंने 250 कामों की सूची आपको दी थी, पीडीएफ आपको दिया था, हार्ड कॉपी दी थी कि ये चल के हम पूछते हैं वहां पे लगी हुई प्लेट कौन शिला उस बात का प्रमाण है, या अगर कौन शिला हटा दी गई है इतने वर्षों में पप्पू कालानी की गैरहाजिरी में तो वहां की जनता तो है। पब्लिक को पूछते हैं, पब्लिक को पूछते हैं गोल मैदान का रोड किसके कार्यकाल में बना, पब्लिक को पूछते हैं कल्याण अमरनाथ का रोड किसके कार्यकाल में बना, पब्लिक को पूछते हैं नेहरू चौक अमन टाकीज का रोड, प्रभारा मंदिर वाला रोड, या तुम्हारा 88 लिंक रोड, या बाकी 125 दूसरे काम किसके कार्यकाल में बने। तो मैंने आपके चैनल पे राज असोरकर जी को बोला था, तो उसका कोई भी रिप्लाई आया नहीं। आज फिर आज बोल रहे हो कि कुमार इलानी बोल रहा है। अरे भैया, मैं आपको फिर बोलता हूँ नीरज, इस बात की आप जवाबदारी लो। आप बोल रहे हो ना, मुझसे प्रश्न कर रहे हो ना, मैं कुमार इलानी जी को बोलता हूँ। मनोज जी 2 मिनट आपको रोकते हैं, ये हम लोग इसलिए आप यार लेके आओगे कोई भी सवाल और मेरे को बोलोगे ये बोलता है, बोला है कुमार ने, राज असोरकर ने भी बोला था, वो भी हम लोगों ने दिखाया था। आज कल फिर कुमार इलानी ने स्पष्ट मीडिया के सामने कहा है, उसमें आपका भी नाम लिया है। चलिए, आप जवाबदारी लेते हैं क्या? मैं जवाबदारी लेते हैं क्या? आप डिबेट कराइए। मैं मनोज भाई, मैं आपका इंटरव्यू अनएडिटेड दिखाऊंगा। अरे भैया, वो तो आपने राज के टाइम पे भी दिखाया था, क्या हुआ? किधर गया राज असोरकर? किधर गए बाकी लोग? प्रदीप रामचंद्र ने बोला था क्या किया, मैंने तो याद सूची दे दी थी। तो कुमार इलानी जी, आमदार जी, मैं आप चैनल के आपके माध्यम से बोलता हूं, मैं तैयार हूं। आधी रात को बोलिए, सवेरे बोलिए, अमृत वेला पे बोलिए, रात को देर रात को बोलिए, कभी भी बोलिए, मैं आपकी तैयार हूं। काम करते हैं, एक पूरी मीडिया को एक कार में बिठाते हैं, कुमार जी की कार में या मेरी कार में, और कुमार जी और मैं 2 व्हीलर पे निकलते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, रोड पे जाके रुकेंगे, वहां की पब्लिक से पूछेंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि ये जो रोड बना हुआ है ये किसके कार्यकाल में बना हुआ है, किसने बनाया है। अगर पब्लिक ने पप्पू कालानी का नाम लिया तो क्या कुमार जी क्या हारेंगे? पब्लिक ने बोला ये पप्पू कालानी का कार्यकाल बना हुआ है, अब तक चल रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कुमार इलानी ने, जो पहले आपने चुनौती दी थी यार, विपक्ष तो कुछ भी अनाप शनाप ये वो मैंने तो देखा नहीं है उनका। आप बता रहे हैं कि वो बोलते रहेंगे, नहीं किया नहीं, ये तो हो गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाले बोले। पप्पू कालानी ने काम नहीं किया। आज ये शहर इतनी चरम व्यवस्था में भी सांसें ले रहा है तो उनके किए हुए कार्य ले रहा है। लिंक रोड नहीं निकालते थे, सीमेंट कंक्रीट रोड नहीं बनाते थे, या उद्याने नहीं बचाते थे, मैदान नहीं बचाते थे, फ्लाईओवर्स नहीं बनाते थे। कुमार इलानी ने एक और सवाल किया है कि पप्पू कालानी जेल से कौन सा विजन लेके आए हैं। और आज मैंने एक दिन पप्पू कालानी का इंटरव्यू देखा कि उल्लासनगर को मेरे को एक मॉडल बनाना है,
अरे इतना मौका मिला, इतने सालों राज किया, आज पब्लिक के इतने मर्डर किए तभी तो जेल में गए ना। कौन सा शहर का विजन बनाएंगे? इतने जेल में क्या ट्रेनिंग लेके आए क्या? मैं शहर को विजन बनाऊंगा। यार मैं कुमार जी के ऊपर कभी कभी, अच्छे व्यक्ति है, बिजनेस माइंडेड है, उनके साथ काम भी किया है मैंने, कभी कभी तो बहुत, क्या मैं बोलूँ, मुझे शब्द ही नहीं आते हैं। एक प्रोटोकॉल है, आमदार भी है, रेस्पेक्ट है, बड़े हैं। पप्पू कालानी जी के पास क्या विज़न है, ये कैसा सवाल है? जिस व्यक्ति ने पूरे महाराष्ट्र को सिखाया कि कच्चे रोडों के ऊपर सीमेंट कंक्रीट की सड़कें कैसे बनती है, जिसकी शुरुआत उल्लासनगर से हुई, 1.5 किलोमीटर की पहली सड़क शांतिनगर प्रवेश द्वार से लेकर साईं बाबा फारोलैंड मंदिर तक बनाया, जिस सड़क का नाम शहीद दुनीचंद कालानी मार्ग है। वो सड़क देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी अधिकारी आते थे, मंत्रालय के अधिकारी आते थे, उस वक्त के महापौर नगर अध्यक्ष आते थे कि कच्ची सड़क के ऊपर डांबर की सड़क बनती है, डांबर का लेप लगता है, सुना है, पर लोखंड सलिया डालकर 1.5 2 फुट 2.5 फुट के सीमेंट के ब्लॉक कैसे बन रहे हैं। उस आदमी के विजन से पूरे महाराष्ट्र में आज सीमेंट ब्लॉक के रोड चल रहे हैं, सीमेंट ब्लॉक के ब्रिजेस चल रही है। उसके पास विजन नहीं होगा। 855 का ऑर्डिनेंस, 855 का मुद्दा आज उल्लासनगर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2005 की तर्ज पर दिल्ली, ठाणे, अकोला, अमरावती, भावनगर, रतलाम, गुड़गांव में जब जब भी पुराने बसें अनऑथोराइज की बात आती है तो माननीय उन राज्यों की हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यही जीआर लेकर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अध्यादेश लेकर, उसी आधार पर रेफरेंस लेकर वो अपने घर, दुकान, मकान हजारों लाखों लोग बना रहे हैं। तो ये विजन पप्पू कालानी का था। किस तरह उस वक्त की तत्कालीन सरकार को ऑर्डिनेंस निकालना पड़ा, कायदे में तरतूद करनी पड़ी, अपना गजट चेंज करना पड़ा, और माननीय हाईकोर्ट के सामने हलफनामा डाला सरकार ने कि हम उल्लासनगर वासियों को जो 855 का ऑर्डर आया है उसे आप रोकिए, इनको हम अलग एक कायदा बना के दें। और वही 2006 का कायदा आज के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने उसमें तरतूद करके हमको नया ऑर्डिनेंस दिया है, नया हमको जीआर दिया है, नया हमको नोटिफिकेशन दिया है। पप्पू कालानी के पास विजन नहीं है। अरे ये वही पप्पू कालानी है जिसने इस शहर में देखा कि ये मेरा छोटा 13 किलोमीटर का शहर है, इसके बाउंड्रीज बननी चाहिए, बनाने का प्रस्ताव भी आया, पर राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण वो नहीं हुआ। और उन्होंने, पप्पू कालानी ने 88 से ज्यादा छोटे मोटे लिंक रोड निकालकर इस शहर को, ट्रैफिक को डिवाइड किया। ये वही पप्पू कालानी है जिसने डीपी में, विनाशकारी डीपी को खत्म करने के लिए लोगों के जनसमूह के साथ एक अलग से नया अपना डीपी महानगर पालिका को दिया, जिसको पास करवा के लिया, और आज इस शहर में हजारों लाखों मकान, दुकानें आज भी सेव है, शहर चल रहा है। तो क्या मैं बोलूं कुमार जी को, मैं क्या बोलूं? पप्पू कालानी के पास विजन नहीं। जेल से क्या विजन लाया? और जेल से वो शहर हित के लिए उन्होंने अपना समय नहीं गंवाया। पहले तो उसने अपना समय, जेल का समय आध्यात्मिक को दिया है, अपने शरीर को दिया है, अपने शहर के विजन को दिया है। आज पप्पू कालानी के पास पूरी शहर की ब्लूप्रिंट रेडी है कि इस शहर में कौन से लाइफलाइन, हार्टलाइन रोड हैं जिनको बनाना चाहिए, किस प्रकार से लोगों का नुकसान बगैर किए शहर बन सकता है। एक उदाहरण, पप्पू कालानी की बात करो, ओमी कालानी के विजन को आप देखो। रिंग रोड जो धोबी घाट से गुजर रहा था, खेमानी से गुजरकर फारोलैंड जा रहा था, 33,000 दुकान, मकान गरीब लोगों के जा रहे थे, चाहे धोबी घाट हो, रमाबाई हो, शास्त्री नगर हो, सुभाष नगर हो, पंजाबी कॉलोनी हो, या वडोल गांव हो, सम्राट अशोक नगर हो, 33,000 घर जा रहे थे। उसी पप्पू कालानी का बेटा जूनियर कालानी एक विजन लाता है कि यहां से एलिवेटेड रोड जाना चाहिए, उस एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक की समस्या जाएगी, ये 100 फुट का रिंग रोड नहीं चाहिए। 2 मिनट आज आप रुकना चाहिए, 2 मिनट। 2000 करोड़ तो आमदार कुमार एलानी भी शहर के लिए लेके आए हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है ना, मैंने एक देखा, एक मीम पब्लिक ने बना के उन पे डाला है, वादारो वादारो, उनका पुराना गाना डाल के 2000 करोड़, 150 करोड़ उसके लिए, 400 करोड़ उसके लिए, 600 करोड़ उसके लिए, 70 करोड़ उसके लिए, 60 करोड़ उसके लिए। जनता वही पूछ रही है, त्रस्त हो रही है, चिर रही है। कुमार जी, आप जनता के जख्मों पे नमक नहीं तेजाब डाल रहे हैं ये बोलकर कि 2000 करोड़ के वर्क ऑर्डर है। पब्लिक बोल रही है 2000 करोड़, बोल रहे हैं खड्डे कहां हैं शहर में? ओमी को खड्डे कहां दिख रहे हैं? ओमी 5 बजे उठता है, 5:30 बजे कारपोरेशन बंद हो जाती है, खड्डे कहां दिख रहे हैं शहर में? खड्डे हैं कहां? कहां दिखे ओमी को खड्डे? ऐसा एक तो रोड बताओ पप्पू कालानी के सीमेंट कंक्रीट के रोड छोड़कर।
कि जहां पर गड्ढे नहीं है। शायद कुमार एलानी को नहीं दिख रहे होंगे। वो तो जल्दी उठते हैं, वो तो खुद बोलता है मैं जल्दी उठता हूँ। ओमी लेट उठता है। ओमी ने कहा है मैं प्रोटोकॉल पे तो रही हूँ, मैं तो रही एमएलए हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। जिस तरह पप्पू कालानी ने 86 में अपना धंधा व्यापार लाखों रुपए की रोज की कमाई छोड़कर शहर के हित के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए, शहर के विकास के लिए, उल्लासनगर के लिए राजनीति में आया था, उसी प्रकार ओमी कालानी भी उसी नक्शे कदम पर है। अपना धंधा व्यापार छोड़कर इतना बड़ा आज उनसे एम्पायर बनाया है। उनके लिकर फैक्ट्रियां चल रही है, उनके वाइन शॉप है, उनकी प्रॉपर्टीज की डीलिंग है, उनके रेंट हाउस चलते हैं, उनके रिजॉर्ट्स हैं। वो काम को छोड़कर पप्पू कालानी के तट पर शहर को समय देने के लिए वो मनोज भाई एक आरोप लगाया कुमार एलानी ने ओमी कालानी और पप्पू कालानी के ऊपर कि उनके ऊपर न जाने कितने गुनाह दाखिल है। उसका जवाब ओमी कालानी ने दिया था कि हाँ मेरे ऊपर 22 और पप्पू कालानी के ऊपर 54 गुनाह दाखिल है। एक नहीं, मेरे ऊपर 22 केसेस है, मेरे पिताजी के ऊपर 54 केसेस है। सीना ठोक के ये कहना कि हाँ मेरे ऊपर इतने गुनाह दाखिल है, ये कहाँ तक उचित है मनोज भाई? अरे भाई ये कौन सी गुनाह है? युवराज बदाने को पप्पू कालानी ने मारा, केस हुआ। युवराज बदाने कौन था भाई? किस तरह व्यापारियों का तोड़फोड़ कर रहा था, किस तरह कल्याण अमरनाथ के रोड के व्यापारियों को परेशान कर रहा था। तो क्या आप किसी को नहीं, मारेंगे? नहीं, नहीं, जो जिस भाषा में समझता है कालानी परिवार, हम लोग उसको उस भाषा में समझाते हैं। पिल्सन होटल को तोड़ने अधिकारी आए थे। पिल्सन होटल आज पूरी तरह से वहां पे हजारों दुकानदार हैं, इलेक्ट्रॉनिक का धंधा करते हैं। पिल्सन होटल को किसने बचाया? कितने व्यापारियों दुकानों के सामाजिक तत्वों ने कब्जा किया था। पप्पू कालानी, ओमी कालानी छुड़ाते हैं। तो ये 353 ये जो केसेस लगते हैं, और जो राजनीतिक जैसे राजेश वद्रा ने कहा कि ओमी कालानी ने मेरे से 50 लाख की खंडरी मांगी। भैया क्या हुआ वो केस का? 20 समझी हो गया। पुलिस ने राजेश वद्रा से पूछा कि तुमने इल्जाम लगाया, तुम्हारे ऊपर क्या पेनल्टी लगानी चाहिए? कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उसको क्लियर कर दिया। तो इस तरह के विपक्ष के इल्जाम, उस वक्त जो विपक्ष के दूसरे लोग थे, आज वो मरूम हो गए हैं, आज के ये लोग हैं, इल्जाम लगे। तो ये केसेस है ना, कौन ना बोलता है? मेरे ऊपर भी है, ओमी के ऊपर भी, सबके ऊपर है। सब वो राजकीय केसेस हैं, जनता के लिए लिए गए, लोगों के हित के लिए लिए गए। हमारे सामने टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, आते नहीं है सामने, पीछे जाके हमारे ऊपर झूठे केस कराते हैं। बहुत सारे झूठे केस 20 समड़ी हो गए। माननीय कोर्टों ने, यहां तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें निर्दोष साबित किया। न्यायपालिका है ना मनोज भाई, उसके लिए न्यायपालिका है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम कहां बोल रहे हैं? कुमार जी बोल रहे हैं ना कि हमारे ऊपर केसेस है, हम क्रिमिनल्स हैं। हम तो नहीं बोल रहे, हम तो बोल रहे हैं हाँ है भैया हमारे ऊपर केस, पर केसों का, उन मामलों का प्रकार क्या है हम वो बता रहे हैं। तो मनोज भाई क्या कुमार, आपके कहने का मतलब है कुमार भी अपने ऊपर ऐसे केसेस ले? ओमी कालानी ने, पप्पू कालानी ने, मनोज लस्सी ने अपने कोई फैक्ट्री पे व्यापार को, बिजनेस को, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए किसी को मारा है, वो केस है। ओमी कालानी ने, पप्पू कालानी ने कोई प्लॉट हड़प किया है, वो केस है। ओमी कालानी, पप्पू कालानी ने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया है, वो केस है। ओमी कालानी, पप्पू कालानी ने किसी से हफ्ता उगाई किया है, वो केस है। जी नहीं, ये जो सब केस है सब राजकीय केस है, लोगों के लिए जो केस है। तो इसमें तो छुपाने वाली बात ही नहीं है। हमारे ऊपर केसेस है, हम निपट रहे हैं उनसे, हमको न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। जनता के ऊपर कह रहे हैं आपके ऊपर केस? अरे भैया मैं बोलूं नहीं, आई एम व्हाइट कॉलर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं। आप आरटीआई में कल निकाल दोगे, मेरे को कोर्ट में देखोगे, कोर्ट में क्यों जा रहा हूं मैं? कोर्ट में तारीखों पे जो जाते हैं हम, एक आधा जिधर जाना पड़ता है जाते हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? मनोज भाई कुमार का एक और आरोप है कि राजनीति में अपराधीकरण उल्लासनगर में कालानी परिवार से शुरू हुआ है। मैंने कहा ना, वो केसेस जो है, जो भी मर्डर के चार्जेस लगे हैं, वो उस वक्त किस लिए लगे थे, क्या लगे थे, क्या राजनीति थी, क्या नहीं थी, इस चीज को तो सालों से वो ढोल पीट रहे ना। उसके बाद किस पे असर हो रहा है? शहर के बाहर असर होता होगा, अंबरनाथ में, कल्याण में, टिटवाला में, बदलापुर में, आसनगांव में, उधर का मुझे पता नहीं है। उल्लासनगर की जनता ने बार बार पप्पू कालानी को अलग अलग पक्षों पे, अलग अलग निशानियों पे अपक्ष रह के, बगैर किसी राजनीतिक सपोर्ट के रह के 5 बार कालानी परिवार को आमदार बनाया है, 2 बार नगर अध्यक्ष बनाया है, 2 बार एमएलए बनाया है, 2 बार मेयर बनाया है, 7-8 बार नगर स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया है, और सबसे अधिक नगर सेवक कालानी परिवार के साथी होते हैं। ये एक प्रमाण है आम पब्लिक का, जनता का, ये पोस्ट पावती है। कानून के नजर में हम गुनेगार हैं, हम लड़ रहे हैं न्यायपालिका में। विपक्ष के नजर में हम डॉन हैं, गुंडे हैं। हमको उन बातों की कोई सरोकार नहीं देते हैं। पर जिस जनता के लिए, जिस जनता के
राजनीति करते हैं, जिस जनता के हित की हम बात करें, जिस जनता जनार्दन ने हमको ये कुर्सी दी है, उनकी नजर में हम कोई मनोज भाई, गुनहगार नहीं। एक आखिरी सवाल। आमदार कुमार एलानी ने खुले मंच पर ये कह दिया है कि वे आपसे डिबेट करने के लिए आपका भी नाम तो क्या आप तैयार हैं? एक बार फिर से लास्ट। अरे भैया, मैं कागज पत्रों के साथ पूरी तरह से लिस्ट लेके तैयार हूं। कुमार जी, राज असुरगढ़ जी, प्रदीप रामचंद्रानी जी और कितने आगे लोग पूछेंगे क्या किया है, मैं तैयार हूं। सब एक साथ आ जाओ यार, सब एक साथ आ जाओ, बैठते हैं। मैंने कहा ना, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फाड़ती क्या। मैं बोलने पे मैं झूठ बोलता हूं, मेरे ऊपर मत हो। पब्लिक तो झूठ नहीं बोलेगी, जनता तो झूठ नहीं बोलेगी, वहां बना हुआ रोड तो झूठ नहीं बोलेगा। मनोज भाई, क्या अगर डिबेट होती है तो लाइव करवाएं? लाइव पे जनता को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सही कौन सा। जनता वहां पे डायरेक्ट सवाल पूछेगी। आप रेडी है? मैं लाफी हूं, पहले तो रेडी नहीं हूं। ओके। मैं पूरी तरह से तैयार हूं जी। आप जब भी नीरज जी उनसे समय लीजिए। वो आमदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको समय की कमी होगी, पर मेरे पास बहुत समय है, मैं बिल्कुल दूंगा। वो जहाँ बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जिधर बुलाएंगे, अपने कार्यालय में बुलाएंगे, मैं उन पर भी आने को तैयार हूँ। हमारे बाकी प्रवक्ता है वो भी आने को तैयार है। ओमी कालानी ने बोला, मैं भी खुद आने को तैयार हूँ। वो बोलते पप्पू कालानी है, पप्पू कालानी तो कितनी बार उनके कार्यालय में चले गए हैं, शहर के कामों के लिए, MACB की मीटिंग के लिए, राशनिंग की मीटिंग के लिए। तो इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं, हम चलेंगे। अर्धन अग्निपथ से बातचीत करने धन्यवाद, जय झूलेलाल।